नारीवादी साहित्यिक सोच में एक ऐसा मोड़ आया था जिसने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम एलेन शुवाल्टर के काम के जरिए उसी क्रांतिकारी विचार को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सब कुछ ना बस इसी एक सवाल से शुरू हुआ। साल था 1985 और आलोचक एलेन शुवाल्टर ने ये सीधा सा सवाल पूछा, लेकिन ये सवाल इतना पावरफुल था कि इसने नारीवादी आलोचना की पूरी दिशा ही मोड़ दी। अब बात सिर्फ पुरुषों की लिखी किताबों में महिला किरदारों को देखने तक नहीं रह गई थी। तो हाँ, ये जो पूरी बात थी वो इसी अंतर के सवाल से शुरू हुई थी। ये समझने की कोशिश कि क्या महिलाओं का अनुभव, उनकी आवाज़ साहित्य में सच में अलग है, और अगर है तो भाई कैसे अलग है। वैसे ये लड़ाई कोई नई नहीं थी, इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं। प्राचीन ग्रीस में सैफो की कविताओं से लेकर 19वीं सदी की ब्रॉन्टे बहनों और फिर 20वीं सदी में वर्जीनिया वुल्फ तक साहित्य में पितृसत्ता पर सवाल तो हमेशा से उठते रहे हैं। और इसी माहौल में शुवाल्टर एकदम नया एक क्रांतिकारी विचार लेकर आईं। उन्होंने कहा, बहुत हो गया पुरुषों की किताबों में महिला पात्रों का विश्लेषण करना, अब ये बंद करो। इसके बजाय हमें खुद महिला साहित्य को समझने के लिए एक ढांचा बनाना होगा, और इसे उन्होंने नाम दिया गायनोक्रिटिसिज्म, मतलब स्त्री आलोचना। तो ये स्त्री आलोचना या गायनोक्रिटिसिज्म आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक महिला केंद्रित नजरिया है। ये बाहर से झांकने के बजाय अंदर से एक महिला साहित्यिक परंपरा बनाने की कोशिश है। मतलब महिलाओं के लेखन को उनकी अपनी शर्तों पर समझने का एक तरीका। और इसका दायरा भी कोई छोटा मोटा नहीं था। ये सिर्फ कहानियों के सब्जेक्ट को नहीं देखता, बल्कि महिला लेखन के पूरे इतिहास को, उनकी खास राइटिंग स्टाइल्स को, और यहाँ तक कि उनकी क्रिएटिविटी के पीछे की साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करता है। तो सवाल ये है कि शुवाल्टर ने इस अंतर की पड़ताल की कैसे? उन्होंने इसे समझने के लिए 4 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए मॉडल सामने रखे। हर मॉडल महिला लेखन के अंतर को एक नए एंगल से देखता है। ये 4 मॉडल हैं: जैविक, भाषाई, मनोविश्लेषणात्मक और सांस्कृतिक। इनको ना एक सीढ़ी की तरह समझिए, जहां हर अगला कदम पिछले वाले पे टिका है और हमें एक पूरी साफ तस्वीर की ओर ले जाता है। तो पहला कदम है जैविक मॉडल। ये सबसे सीधा, सबसे बेसिक तर्क है। ये कहता है कि महिला का शरीर और उसके अनोखे अनुभव, जैसे कि मातृत्व, ही उसके लेखन की बुनियाद है। मतलब जैसा शरीर होगा वैसा ही साहित्य रचा जाएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। इस मॉडल के साथ एक बड़ी समस्या थी। जैसा कि आलोचक विल्फ्रेड एल ग्वेरिन ने सवाल उठाया, क्या ऐसा सोचना महिला लेखकों को सिर्फ उनके शरीर तक बांधकर नहीं रख देता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जो हमें दिखाता है कि शुवाल्टर का एनालिसिस कितना गहरा था। तो शरीर से आगे बढ़कर हम आते हैं भाषा पर, यानी भाषाई मॉडल। ये मॉडल पूछता है, क्या महिलाएं पुरुषों से अलग भाषा का इस्तेमाल करती हैं? क्या उन्हें अपनी बात कहने के लिए हमेशा उत्पीड़क की भाषा का ही सहारा लेना पड़ता है? ये मॉडल भाषा और पावर के बीच के रिश्ते से जुड़े कुछ बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। क्या महिलाएं एक ऐसी नई भाषा बना सकती हैं जो पितृसत्ता से पूरी तरह आज़ाद हो, या क्या वो उसी भाषा के अंदर काम करने को मजबूर हैं जिसे सदियों से पुरुषों ने बनाया और संवारा है? तीसरा मॉडल हमें और भी गहरा ले जाता है, हमारी आंतरिक दुनिया में। ये है मनोविश्लेषणात्मक मॉडल। ये इस बात की पड़ताल करता है कि एक महिला का मन, जिसे उसके शरीर और भाषा ने शेप दिया है, उसकी आर्ट को, उसकी क्रिएटिविटी को कैसे प्रभावित करता है। और यहाँ पर जो सबसे मज़ेदार बात हुई वो ये थी कि कैसे नारीवादी आलोचकों ने फ्रॉइड जैसे बड़े बड़े थिंकर्स को सीधी चुनौती दे दी। गिलबर्ट और गुबार्ड जैसे विचारकों ने इन पुराने सिद्धांतों को महिला अनुभव के हिसाब से एक नया रूप दिया। उन्होंने दिखाया कि महिलाओं की कहानियां सिर्फ दबी हुई कामों के छाओं के बारे में नहीं, बल्कि दबी हुई महत्वाकांक्षाओं का भी आईना थीं। और ये सब कुछ हमें लेकर आता है आखिरी और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल तक, वो मॉडल जिसे खुद शुवाल्टर ने सबसे संतोषजनक पाया। ये है सांस्कृतिक ढांचा। ये मॉडल क्या करता है? ये पिछले तीनों को एक धागे में पिरोता है। ये कहता है कि महिला का अनुभव कोई अलग थलग चीज नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक बड़े सामाजिक माहौल और एक साझा महिला संस्कृति से आकार लेता है। और इस सांस्कृतिक मॉडल को समझाने के लिए
शोवाल्टर एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही दिलचस्प एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती हैं, जिसे वो वाइल्ड जोन कहती हैं। ये आइडिया आया है मानव विज्ञानी शर्ली और एडविन आर्डनर से। उन्होंने कहा कि देखो, समाज में 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक प्रभावशाली समूह जो आमतौर पर पुरुष होते हैं, जो कल्चर की भाषा और नियम तय करते हैं, और दूसरा है मौन समूह यानी महिलाएं, जिनके अनुभव इस तय किए हुए दायरे में पूरी तरह से फिट नहीं होते। इससे ना 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स की तरह सोचकर देखिए। एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा उसके अंदर, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक हिस्सा साझा है जहां दोनों संस्कृतियां मिलती हैं, लेकिन एक चांद जैसा हिस्सा भी है जो सिर्फ महिला अनुभव का है, जो किसी के साथ साझा नहीं किया गया है। वो जो बाहरी चांद जैसा हिस्सा है ना, वही है वाइल्ड जोन। ये एक थ्योरेटिकल स्पेस है, एक नो मैन्स लैंड, जहां से सच में एक महिला केंद्रित कला जन्म ले सकती है। ये वो जगह है जहां अनुभव सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का है, जो पुरुष संस्कृति के असर से बाहर है। तो इस सब का मतलब क्या निकला? आखिर इस वाइल्ड जोन का शोवाल्टर के इस पूरे काम का असर क्या हुआ? और यही सबसे जरूरी बात है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद रेवोल्यूशनरी था। ये सिर्फ लिटरेरी लिस्ट में कुछ महिला लेखकों के नाम जोड़ने के बारे में नहीं था। नहीं, मकसद तो लिस्ट बनाने के नियमों को ही पूरी तरह से बदलने के बारे में था। ये साहित्य को देखने और पढ़ने के हमारे पूरे तरीके को बदलने का एक आह्वान था। और ये हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर वाइल्ड जोन वो जगह है जहां से नई आवाज़ें उभरती हैं, तो आज उस जोन में कौन से विचार, कौन सी आवाज़ें और कौन से अनुभव मौजूद हैं? कौन सी कहानियां अभी भी उस प्रभावशाली कल्चर की सीमाओं के बाहर हैं, जो बस खोजे जाने और सुने जाने का इंतजार कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना शोवाल्टर के समय में था।